नमस्कार। आज हम रायपुर में मीना भाभी के घर आए हुए हैं। अंजनी भैया तो नवंबर 2015 में शरीर शांत हो गया है। तो अंजनी भैया के साथ मेरा एक बहुत गहरा नाता रहा है कि जो मेरा पहला जीवन विद्या का शिविर अमरकंटक में हुआ था वो उन्होंने ही लिया था, और पहले शिविर से ही जो मुझे ये वस्तु पकड़ में आई, तो उसके लिए अंजनी भैया के लिए कृतज्ञता हमेशा बनी रहती है। और अंजनी भैया के घर में आज हम गोपाल बेटा जो उनके पुत्र हैं और तोहफा बेटा जो उनके पुत्र हैं उनसे बातचीत करेंगे, बाबा जी से कैसे उनका संस्मरण रहे। और गोपाल बेटा, तो आप का तो जन्म है ना इस जीवन विद्या परिवार में रहा। सोम भैया, बिहार भैया, उनके बच्चे और सब एक साथ एक फैमिली की तरह आपको तो जीवन विद्या परिवार में जन्म मिला। तो आपने बचपन से कैसे है ना इस विद्या को देखा है? और तोहफा बेटा से तो बात करेंगे जब आपके साथ विवाह हो गया, पर आप अपने बारे में बताइए, आपने अपने बचपन से इस यात्रा को कैसे देखा है? लगभग हम लोग 10 साल के थे, जैसा मेरे को याद आता है 97-98 की बातें हैं, जब शायद पापा लोगों ने पहला शिविर किया। सोम चाचा, बिया चाचा, या पहला किया या दूसरा किया, जो अफेक्ट दिखा उसके पहले पापा से मार पड़ती थी बहुत, और उसके बाद मार करना बंद हो गई। दिस वॉज द फर्स्ट अफेक्ट, जब डायरेक्ट बेनिफिट हुआ हमको। ऐसा हुआ। और बाबा जी से मोटा मोटी ऐसा है, बाबा जी का घर आना जाना बहुत होता था। और ऐसा बोलूँगा कि जब तक के 9-10 तक के बेसिकली तो गुरुजी आते हैं, इतना ही एक वो, और या गुरुजी बोल रहे या दादाजी बोल रहे, दादाजी वर्ड ज़्यादा अच्छा, दादाजी आते हैं, ऐसा वाला ही उनका स्नेह रहता था। मेरे को याद है जब मैं जेई के लिए प्रिपरेशन के लिए पापा को बोला था कि 10th के बाद मेरे को जाना है कोटा फॉर कोचिंग। तो उस समय गौर सर यहाँ आए हुए थे दिल्ली से, तब उन्होंने उनसे मीटिंग करा के किसी तरह somehow he stopped me कि नहीं बेटा देखो कोटा तो नहीं जाना है। फिर कुछ बातें हुई और किसी तरह कन्विंस हुए वो कि नहीं चल तू भिलाई चले जा पढ़ने। तो इसमें ऐसी बातें हुई थी कुछ कि बाबा जी के साथ भी बैठना हुआ था इस मुद्दे को लेके। तो बाबा जी ने मेरे को बोला था बेटा तुम नौकरी तो नहीं करोगे, तुम घर की इज्जत रखोगे ना, आगे बिजनेस संभालोगे ना। तो मतलब उन्होंने मेरे को उसी समय डायरेक्ट कर दिया था कि नहीं बेटा नौकरी नहीं करनी तुमको। और वैसे ही जब सिलेक्शन हुआ तो भी उनके बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि कहाँ जाना है, मतलब एज अ गाइडेंस मेरे को पूरी लाइफ टाइम उनसे मिलते रहा। कभी कोई ऐसा मतलब कोई कंफ्यूजन स्टेट था तो उनसे पूछ लो, बस जो बोल रहे हैं वो कर लो, ऐसा चला काफी। तो बेटा एक तो जैसे आपका मन में ये बात आई होगी जब बाबा जी ने बोला बेटा नौकरी तो नहीं करोगे, तो ऐसा कुछ पूछा आपने कि? मैं कभी भी बहुत ना क्वेश्चन करने की आदत रही नहीं। अच्छा। जैसा बोला उन्होंने मान लिया और कर लिया। ऐसा भी है कि नहीं माना बहुत सारी बात। एक घटना है। बेमेतरा में मैं कोचिंग पढ़ा रहा था एलॉन्स पब्लिक स्कूल में। तब ये 2011-12 की। तो मैं और रविकांत भाई साथ में पढ़ाते थे उस समय। तब मेरे को रायपुर से अप डाउन करना रहता था। अच्छा। तो बाबा जी ने मेरे को बोला नैनो खरीद लो। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं। मतलब इसमें नैनो भी कोई कार है? नहीं पता, मतलब मैंने इस बात को कभी लिंक भी नहीं कर पाया कि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला क्यों। अच्छा। वो भी मैंने लिंक नहीं कर पाया। आपने खरीदी नहीं? ये उन बातों में से जो आपने नहीं मानी। हाँ, नौकरी वाली तो आपने मानी, अभी भी आप है ना घर का बिजनेस ही संभाल रहे हैं। जी। तो ओवरऑल मेरे को तो ऐसा लगता है उनका गाइडेंस, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है, जिसके कारण सब कुछ स्मूथली चलता हुआ दिखता है। मेरे को तो ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया। जैसे बाबा जी तो घर में आते ही रहे हैं आपके, जब समता कॉलोनी में घर था वहाँ भी आते रहे। और मुझे तो आपका पहली बार मिलन याद है जब मैंने आया था तो रेलवे स्टेशन पे, जब आप रायपुर आए थे तब रेलवे स्टेशन में आया था, मेरे को याद है। मुझे याद है बिल्कुल, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ना। पर बाबा जी के साथ तो इतना लंबा समय आपने गुजारा है, तो कोई और बातें जो घर में आते थे या जब भी आप मिले तो कैसा माहौल बनता था और आपको क्या प्रभाव पड़ता था उन बातों से? जो मैं आज के दिन स्थिति है परिवार की,
और जैसा हम लोग के बीच में एक वो बना हुआ है भाइयों के बीच में, मतलब बोलूँगा सूर्यकांत है, हर्ष है, जूबी है, हम लोग का जो आपस में व्यवहार है और ऐसा है, वो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा प्रभाव ही है जो दिख रहा है। जो भी चीजें हुई हैं घटनाक्रम, वो पूरा प्रभाव ही है। और हम लोग तो अभी इस उसमें है कि किसी तरह हमारे बच्चों में वो चीज ट्रांसफर हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की मेहनत थी जो हमारे में आई है, लेकिन हमारे बच्चों में कैसे आएगी ये अभी हम लोग देख रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो हम आपका प्रयास देख रहे हैं कि आप सब मिलके अध्ययन है ना, आप लोग अध्ययन भी कर रहे हैं और बच्चों के साथ जैसे यथार्थ बेटा आए गए हैं। तो तूफा बेटा से पूछते हैं। तूफा बेटा, आपका तो विवाह जब गोपाल बेटा से हुआ होगा, उसके बाद ही बाबा जी से मिलना हुआ होगा? नहीं, हमारी जब शादी फिक्स होने वाली थी तब एक बार बाबा जी से, इनसे मिलने से पहले बाबा जी से मिलना हुआ था। अच्छा। और मेरे मन में ये था बाबा जी से मिलवा रहे हैं, और बाबा मतलब वही जैसे बहुत पूजा वगैरह वैसा, तो मेरा ये मानना था ये भगवान में तो पूजा पाठ करती नहीं हो, ये मुझे अभी ऐसी जगह पे शादी होगी तो मेरा क्या होगा, ये बाबा फैमिली है, ये तो बाबा को मानने वाले लोग हैं। अच्छा। और मैं काफी मेरा क्या होगा टाइप का हालत हो गई थी मेरी। फिर मेरे को बाबा जी से मिला, अमरकंटक गई हुई थी। हाँ। तो वहाँ मेरे मन में ये सब पूरा ओपन नहीं जा, मतलब 1 मिनट के लिए भी मेरा मन शांत नहीं रहता था। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैं बाबा जी से देखी उनको, जब मैं उनको देखी वो कुछ नहीं काजू खा रहे थे। अच्छा। और बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा जैसे हम दे देना, जिसको बात भी करना नहीं आता है, हाँ। जितने प्यार से काजू को खाता है और पूरा उसमें मगन होके बोलते हैं ना, हाँ। इतना उनको बस उसी में मजा आ रही थी, वो मस्त काजू खा रहे। और मैं उनको बहुत शांत देख रही थी और मैं उनको बस देख ही रही थी। और मेरे को आज की डेट में उसको लिंक करवाती हूँ, मैं क्यों इतनी शांत हो गई थी और बस उनको देख रही थी, क्योंकि उनका ऑरा इतना बड़ा और इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव था कि मेरा मन पूरा शांत हो गया था। मेरे मन में ना कोई भी थिंकिंग उस समय नहीं आई थी। बेटा कौन से ईयर की बात है ये? 2015 की बात है, जब लगभग अक्टूबर की बात है। तब तो वो बोल भी बहुत नहीं पाते थे, बहुत कम बोल। अक्टूबर की बात है। मार्च 2016 में तो उनका शरीर ही शांत हो गया था। तो बहुत बढ़िया। तो आपको मतलब मिलके विचार शांत हो गया ऐसा लगा? हाँ, तो उस समय वो उतना रिलेट नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं वो देखती हूँ, जब भी जीवन विद्या का शिविर वगैरह करती हूँ तो ये क्यों उस समय हुआ था वो समझ में आया। और उस समय है ना, मैं काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी शादी के नाम से, क्योंकि मतलब एकदम से एक्चुअल में ये बहुत अच्छे हैं ऐसा था। तो मेरे घर वाले भी शादी और थोड़ा सा 1-2 साल बाद करेंगे बोल रहे थे, तो फिर इनके नाम से बोले नहीं यार 1-2 साल बाद रिश्ते तो हो जाएंगे, लेकिन गोपाल जैसा लड़का नहीं मिलेगा। हाँ। तो उस चलते मेरे को कन्विंस करते, तो उस बीच में मेरे बिहेवियर काफी चिड़चिड़ा हो गया था। अच्छा। और ऐसा मैं सबसे जानती हूँ बाबा जी सब समझ पाते हैं। हाँ। तो मैं गणेश ताऊ जी से एक बार पूछी। हाँ। ताऊ जी, मेरा मन तो उस समय काफी वो चल रहा था, उस समय मैं काफी पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर थे नहीं, तो ये बाबा जी ने हाँ कैसे कह दिया हमारे रिश्ते के लिए। हाँ। मैंने गणेश ताऊ जी से ही क्वेश्चन किया था, तो गणेश ताऊ जी ने मुझसे कहा बेटा बाबा जी आज का नहीं, वो पिछले शरीर यात्रा और आगे वाला शरीर यात्रा और इंसान कैसा रहता है उनको सब पता है, तो तुम उस पल के लिए वैसी थी, तुम कैसी हो उनको अच्छे से पता था। तो उन्होंने कहा था तो मैंने कहा ठीक है। और अभी ऐसा लगता है काश बाबा जी थोड़े से और रहते साथ में मेरे, तो मुझे उनसे शादी के 2 दिन पहले ही थे। हाँ, तो उनके साथ मेरा भी रहना होता या फिर वो होता। या अब तो मुझे ऐसा लगता है काश हम दोनों की शादी थोड़ी और जल्दी हो गई होती तो मेरा उनसे चीज रहना हो जाता उनसे। तो देखिए अब तो ऐसे ही कंपेंसेट हो सकता है कि उनका ज्ञान तो उपलब्धि है। हाँ, उनका ज्ञान वो तो हमेशा ऐसा भी, अगर मैं अपना कुछ भी क्रिएटिविटी का काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो उस समय मैं शिविर सोम चाचा जी का ऑन कर लेती हूँ या मैं अपना सुनती ही रहती हूँ और कुछ न कुछ करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बेटा तो फिर गोपाल बेटा से पूछ लें। तो जैसे हम बात कर रहे थे, जब आप बचपन से बाबा जी आते थे और उनसे चर्चाएं होती तो कुछ आप उनसे बातचीत कर पाए? आपने कुछ मुद्दों पे उनसे कुछ पूछा हो? जैसे आपने कहा पूछते तो नहीं थे, नहीं, पर जैसे लोग सवाल पूछते हों और आप वहाँ बैठे रहते हो, ऐसे कोई संस्मरण या और कोई बात जो बाबा जी के साथ आपको याद आती हो? बाबा जी के साथ उपकार करो ऐसा बोलते थे। हाँ हाँ हाँ।
मतलब कभी भी जैसे उपकार करो, और मेरे को ऐसे संस्करण ऐसे बहुत याद नहीं याद है नहीं आ रहे हैं, कोई कि- बात नहीं। मम्मी एक चीज बोलते हैं, हाँ। बाबा जी बोलते थे सोम चाचा और इनके लिए एक ये त्यागी और एक ये त्यागी। अच्छा। ये मम्मी ने मुझे बताया है। अच्छा, और एक ये त्यागी मतलब गोपाल बेटा था। इनके लिए कहा करते हैं, मम्मी ने मुझे बताया उनकी कि प्रवृत्ति बाबा को जी देखते ऐसा हुए। बोलते हैं कि एक ये त्यागी और एक ये त्यागी। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और एक बात पूछते हैं गोपाल बेटा, कि जैसे बाबा जी तो न्याय पे बहुत, व्यवहार पे बहुत ध्यान देते थे ना, कि तो उनका जो व्यवहार लोगों के साथ होता था और आपने ऑब्जर्व किया होगा, उस व्यवहार में आप क्या पाते थे? वो मोटा मोटी मैं ऐसा बोलूंगा, जैसे हम तो ऐसे ही बोलेंगे, हमको जैसा ट्रीटमेंट मिला, हम हमारे लिए तो दादाजी थे। हाँ बिल्कुल। मोटा मोटी मतलब हर जगह मतलब जैसे डांट भी खाए हम। हाँ, एक आध बार ऐसा भी वो हुआ तो है कि सभी को हमको डांटते थे। नहीं, हाँ। जनरली डांट मतलब वो वाली डांट जैसे हाँ। कि बेटा तुम ये क्यों कर रहे हो, मतलब अच्छा। ये नहीं करना चाहिए तुमको, ये काम अभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा बोलते थे। ऐसा डांटे हैं मेरे को एक आध बार। अच्छा, तो वो बताएंगे कुछ बात कुछ को? इंसिडेंट मेरे को पूरा याद नहीं है अगर एक्चुअली याद है। घटनाक्रम, तो डांट पड़ी थी ये याद है। देखो, वैसे हम आपको बता दें कि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, डांट का तो सबने बताया, साधन भाई ने भी बताया है और सभी ने बताया है, तो डांट तो सभी को लगा। कुछ मेरे को ये याद है, ये डांट पड़ी थी जब हम लोग शायद 11th स्टैंडर्ड में भिलाई में थे। तो मैं, जूबी और गुड्डू तीनों वहाँ पे केपीएस में पढ़ाई कर रहे थे। तब हम लोग कुछ पढ़ाई कम कर रहे थे या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उस समय बाबा जी का रुकना होता था अछोटी में, उस समय रुकना चालू नहीं हुआ था, जब 3 महीने के लिए आते थे तब शर्मा अंकल के यहाँ रुकते थे। हाँ, हाँ। शर्मा अंकल के यहाँ रुकते थे और सवेरे वहां जाते थे। तो उस समय हमने डांट खाई थी, हम कुछ मस्ती कर रहे थे और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम था, तो उसके लिए डांट पड़ी थी। तो जैसे आपने है ना पिताजी अंजनी भैया को देखा, एक तो बाबा जी से मिलने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ये हो कि डांट पड़नी कम हो गई, आपको पिटाई पड़नी कम हो गई, और कोई चेंज देखा आपने अंजनी भैया के व्यवहार में बाबा जी से मिलने के बाद? नहीं, वो तो फिर ऐसा है कि वो प्रोसेस चालू हो गया था कि मोटा मोटी चीजों को समझना और उसके अकॉर्डिंगली वो करना, एक तो नेचुरली वो प्रोसेस चालू हो गया था। और वो प्रोसेस पूरे परिवार में ही एक शिफ्ट की तरह चालू था, मतलब पापा में, रंजी चाचा में, चाचा में, और फिर मैं बेसिकली ये बात बोलूंगा कि ये तो एक फैमिली हो गई, ठीक है। हाँ। फिर जो फैमिली बड़ी होते गई, हाँ। वो जो प्रोसेस हुआ, अच्छा। वो रेयर केस मेरे को लगता है कि वो आज के दिन में नहीं हो पाता है। सही बात है। जैसे आज के दिन मेरा यही मानना है कि फैमिली हमारी बड़ी होते जा रही है। एक डायरेक्ट मतलब मुझे एक ये बहुत बढ़िया बात लगती है कि जो लोग उस समय बाबा जी से मिले, जैसे सोम भैया, BR भैया, अंजनी भैया और संकेत भैया और मंजीत भैया, उन सबके बच्चों में ये बात चली गई है ना, तो ये एक बात देख के हमको बहुत आश्वस्ति होती है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? मतलब हमको ऐसा लगता है कि भाई आप सबका एक उनके मिलने से आपकी आपस में मित्रता, और आप सब मिल के अध्ययन भी करते हैं, और गोष्ठी आजकल थोड़ा कम हो गया शायद। नहीं, मेरा तो पर्सनली बहुत कम हो रखा है। अच्छा, बट बाकी लोग जो है ना मिलते हैं, तो ये तो आपको बहुत अच्छा ही लगता होगा। और जैसे आपने कहा इसी बात को आप अपने बच्चों में भी, तो आपको इस तरह से जो मध्यस्थ दर्शन है जी, उसका संदेश को कैसे देखते हैं? मतलब उसकी मूल बात क्या आपको लगती है? मेरे को ना अभी तक मूल बात यही लगती है कि काम सिर्फ अपने ऊपर करना है, और जो चीज है उसको समझनी है। मतलब विद्या में अपन यही बोलेंगे कि जो भी चीजें हैं उसको समझनी है, तो वो समझने का काम अपने आप में ही करना है और अपने ही यात्रा है। बहुत बढ़िया। तो कोई कहीं भाई कोई 10 साल से भी लगा है, कोई 5 साल से भी लगा है, लेकिन वो सब एक इंडिविजुअल है और सबकी अपनी अपनी यात्रा है। जो अपने अंदर काम करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। मेरे को यही समझ में आता है अभी। और ध्यान जब भी, जैसे क्या होता है कि ऐसे जनरल रूटीन में हम दोषारोपण करने की आदत होती है कि भाई इसके कारण ये नहीं हो रहा, इसके कारण ये नहीं हो रहा, इसके कारण ये नहीं हो रहा। थोड़ा सा भी गहराई में कभी भी सोचें, समझ में आता है सब भैया जड़ मेरे ऊपर ही है। अपने ऊपर काम करना है,
तो बढ़िया बात आपने पकड़ मतलब और कहीं कुछ इतना सोचने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा सा मतलब जनरल रूटीन में बोल रहे हैं तो अपने बोलने में आ जाता है कि इधर उधर इधर उधर, हल्का सा सोचेंगे तो तुरंत डायरेक्शन अपनी तरफ आ जाता है। तो हाँ बेटा, जैसे आपने है ना, जब आपका विवाह की बात चल रही थी तो पहला तो आपको ये लगा कि ये भी बाबा फैमिली होगी, और मैं तो अब आपको तो कई साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं ना, बहुत सुंदर बच्चे अभी हमने देखा, अर्थव बेटा और यथार्थ बेटा जी। यथार्थ बेटा। अब इस विद्या फैमिली में आके और आप जब मायके जाती होगी, बाकी भी सहेलियों से बात करती होंगी, तो क्या आप अंतर पाते हैं? अब मुझे थोड़ा सा है ना, ये जीवन विद्या करने का सब समझ, मतलब हल्का सा तो ये समझ में आता है कि इंसान किसी को दुखी नहीं करना चाहता, और बस वो खुद भी सुखी होना चाहता है, दूसरे को भी सुखी करवाना चाहता है। और हमारे क्या बचपन से अपब्रिंगिंग होता है क्या, जब हम छोटे रहते हैं हम अपने को आदत रहता है, बच्चा गिरता है तो अरे धरती की गलती है, धरती को मार दो, ये सब समझ में आए कि वो जो हमको बचपन से याद डाल, हमारी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। तो विद्या करने के बाद ये समझ में आया कि आप जैसा है जो चीज वैसा ही बताओ, तो वो ज्यादा सही है, अपने लिए ही सही है। और दूसरों से जैसे प्रभाव होना बंद हो गया। मेरे साथ कभी ऐसा बचपन से नहीं था, लेकिन एक पीरियड आया था बीच में लाइफ में कि मेरे को थोड़ा सा होता था कि कोई कुछ बोल रहा है तो होता था। पहले ऐसा रहता है जिसको जो बोलना है बोलने दो, अब वैसा कुछ रहा ना, पहले ऐसा था ना अब ऐसा था, बीच में एक फेज आया था, वो आया और चला गया। और दूसरा ये हुआ कि एक बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम अकेले आते हैं, अकेले जीते हैं, अकेले चले जाते हैं। विद्या करने का ये समझ में आया, ना हम अकेले आते हैं, ना हम अकेले जीते हैं, ना हम अकेले जाते हैं। हम आते हैं मम्मी पापा के साथ आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं, उनके साथ जीते हैं, उन्हीं के साथ हमारा उठना बैठना रहता है, हम पूरा संबंध बनाते हैं, और फिर हम जाते समय भी वो संबंधों को जीते हुए उस मतलब संस्कार को लेते हुए जाते हैं। तो वो सब चीज रिलेट होता है आपस में। तो ये चीज तो क्लियर हुआ कि हम अकेले तो नहीं हैं, और हमको सब चीज से संबंध बना के रखना है, ये भी समझ में आता है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका तो अध्ययन चल रहा है, राम भैया आप कुछ पूछना चाहेंगे गोपाल बेटा या? एक बात हम जानना चाहेंगे कि मतलब अंजनी भैया इतने लंबे समय से बाबा जी के साथ लगे रहे, तो वो अपने भी कुछ संस्मरण आपको सुनाते होंगे, बताते होंगे, तो कोई ऐसा संस्मरण आपको उनका बताया हुआ है या उनकी जिंदगी का याद है जो आपको लगा हो प्रेरक, या जो आपकी स्मृति में बना रहता है? मेरी पापा जी से जब हमारी शादी की भी बात नहीं हुई थी, हम लोग रिलेटिव्स थे, तो तब मिलना हुआ था हॉस्पिटल में जब वो एडमिट थे, तो मैं उनसे मिलने गई थी, तब उनसे मेरी बातचीत हुई थी। मेरे को हर कोई बोलता था 15,000 कोई सैलरी है, तुम जॉब कर रहे हो। मेरे को अपने घर पे भी सुनना होता था, छोड़ दो, क्या जरूरत है तुमको 15,000 की नौकरी करने की। और मैं कुछ करना चाहती थी, और मेरे को सैलरी से मतलब नहीं था, मैं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि कैसा चलता है, क्या होता है। कुछ करोगे नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ तो पता चल रहा है। तो पैसे की तो ऐसे भी वो मतलब ही नहीं था कि पैसे से, तो पैसे से जब मतलब ही नहीं था तो मेरे को जॉब तो करने दे दो, वैसा चलता था। पापा जी एक इंसान ऐसे थे, जब मेरे को मिले थे तब मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं था, तब उन्होंने कहा था अरे 15,000 की नौकरी लग रही, बहुत अच्छी है, तुम कर रही हो कुछ। उन्होंने उस चीज को अप्रिशिएट किया था, मुझे वो चीज याद है, अच्छा लगा था, क्योंकि वो एक ही इंसान है जिन्होंने मुझे मेरी जॉब के लिए अप्रिशिएट किया था, और जितने थे वो किसी ने नहीं किया था, सब उसके पीछे लगे हुए थे। तो अंजनी भैया की बहुत खासियत थी कि वो लोगों की बहुत अच्छा है तो। पर जो भैया ने पूछा उसी बात को आप कैसे देखते हो? जो अंजनी भैया मेरे को एक उस बारे में इंसिडेंट याद आया। पापा और मेरा एक कन्वर्सेशन चल रहा था कोई चीज को लेके। बेसिकली उनसे मेरा जो वो चल रहा था कि अपने विचार जो भी हैं, भाई विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन खराब विचार आना बंद नहीं होते। भाई हम कुछ भी सोच रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं जो हम सामने किसी को बोल भी नहीं सकते, ऐसे विचार भी आते हैं कई बार। तो फिर पापा ने बाबा और पापा का डिस्कशन बताया था, बाबा जी का और पापा का। तो पापा बोले बाबा जी से कि ये विचार कब, भाई ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता, और ये कब तक बंद होंगे, मतलब कब बंद होंगे। तो फिर वो बाद में मतलब चीजें मेरे को समझाया, और फिर पापा ने बोला कि ये विचार बेटा जब तुम समाधानित हो जाओगे तब तक ही आएंगे, उसके पहले बंद नहीं होंगे। विचार आप कोशिश करके कम कर सकते हो, हाँ। लेकिन ये आना बंद, विचार तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये मेरे बचपन की घटना है, मतलब ये
शायद मैं 8-9 में रहा हूँगा तब का कन्वर्सेशन बता रहा हूँ मैं आपको। और समाधानित होने का मतलब ये कि सही विचार हमें स्थापित हो जाते हैं। मतलब मैं एक परेशान था कि भाई मेरे को अंदर से ये था कि मैं बहुत खराब आदमी तो नहीं हूँ, हाँ। कि ऐसा तो नहीं है। ये एक चल रहा था उस समय का, ये डिस्कशन है जो अच्छा उस समय जो डिस्कशन हुआ वो अब छप गया कि हाँ वो ऐसा होता है, उसी समय सब छप गया वो। 8-9 का मतलब कौन से साल होंगे लगभग? 8-9 तो होंगे, ये 2000 के आसपास। बहुत बढ़िया। तो नमस्ते सभी को। तो अभी हमने गोपाल बेटा और तोहफा बेटा से बातचीत की थी, मीना भाभी के घर पर ही हैं। तो अब मीना भाभी से बात करेंगे बाबा जी के बारे में। तो मीना भाभी आप तो है ना बहुत पहले से, कितने साल से मुझे ध्यान है कि छोटी में आप सबसे पहले जब मंजिल भी आए तो सबसे पहले रहने वालों में से हैं। तो आप पहले हमको ये बताइए बचपन में आपकी कैसी रुचियां थी और कब बाबा जी से पहली बार आपका मिलना हुआ? बचपन की यात्रा से लेके बाबा जी के मिलने तक की यात्रा को थोड़ा बताएं। मेरा बचपन अध्यात्म परिवार से, मतलब परिवार का था जी। तो मैं हम लोग का शुरू बचपन से ही सुबह जल्दी नहा के हनुमान चालीसा पढ़ना, गीता जी का पाठ करना, ये सब चलता था। और बीच बीच में कहीं रामायण का प्रवचन होता था तो उसमें पिताजी ले जाते थे जी। तो इस तरह का हमारा वातावरण था। और सेवा करना और श्रम करना ये दोनों था। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में हमारा परिवार बहुत बड़ा था, हम लोग 11 भाई बहन थे। तो जितने लोग थे तो उतना काम भी था। तो हमको बचपन से ही सेवा करना और श्रम, ये दोनों चीज को हमको सिखाया। जी। कहाँ रहते थे भाभी आप? मैं उड़ीसा में बलांगीर जिला में रहती थी। अच्छा अच्छा। तो कब आपका फिर जब अंजनी भैया से कैसे मिलना, विवाह का संबंध कैसे बना? यहाँ रायपुर में मुरारी बाबूजी का प्रवचन था रामायण का। तब मेरे भैया भाभी जी, यहाँ माता पिताजी सब आए थे सुनने। तो उसी समय संबंध की बात हुई। तो फिर भैया जी लोग खबर भेजे कि आप ले आओ। मतलब ससुराल वाले बोले कि लड़की को बुला लो, हम यहीं देख लेंगे। तो फिर उसी समय मेरे को बुलाया और एक ही दिन में देखे और एक ही दिन में सगाई कर दी, मतलब दूसरे दिन सगाई कर दी। अच्छा, कौन से सन की बात है? ये 85 में भैया। 85 की बात हाँ। है। अच्छा, 85 में आपका 86 में शादी हुआ। 86 में शादी हो गई। या तो फिर 86 में होगा भैया। हाँ। सगाई 3.5-4 महीना सगाई रहा। जी जी जी। तो जब आप शादी होके आई तो घर में कैसा माहौल था? अंजनी भैया तो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा समाज की सेवा में लगे रहते थे। हाँ। तो क्या करते थे उस समय जब आपका विवाह वो हुआ? मेरे को शुरू से बोले थे कि हमारे घर में खूब श्रम करना पड़ेगा, खूब डांट पड़ेगी। अच्छा। तो मैं सोचती थी कि भाई ऐसे ही पूछ रहे होंगे, लेकिन जब ससुराल आई तो तब सही में देखी कि काम तो बहुत दबा के करवाते थे। हाँ। और मतलब कभी कभी डांट भी पड़ती, लेकिन इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। मतलब ये हमेशा ना अपनी माँ का भी वो करते थे, सम्मान करते थे और मेरा भी सम्मान करते थे जी। तो उसके कारण ना बैलेंस चलता था। कोई ऐसी याद बातें आपको परिवार में जो जिससे अंजनी भैया का आपका लगा कि आपका सम्मान रखा उन्होंने परिवार में? मेरा सम्मान तो ये एक बार मतलब जैसे एक तो मैं इनको मतलब शुरू से मेरे सासू माँ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था जी। तो शुरू से हमारे यहाँ खाना पकाने वाले थे तो वही लोग खाना बनाते थे, ये लोग खाते थे। तब से इनके अंदर एक बना हुआ था कि जब मैं शादी करूंगा मेरी पत्नी आएगी तो अब खाना पकाने वाली अच्छा। को नहीं रखेंगे, इसी के हाथ का खाएंगे। फिर मैं जब शादी गई नहीं थी तो सुबह से शाम तक किचन में काम की तो मेरी सासू माँ बोली कि अब तुम बहुत देर हो गया किचन में काम किया, आप थोड़ा देर रेस्ट कर लो। तो मैं भी चली गई और इतना में ये ऑफिस से एंट्री किए, देखे किचन में बाई खाना बना रही है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला लेकिन उस दिन खाना नहीं खाए। अच्छा। तो फिर मैं पूछती रही मनाती रही। तो फिर बाद में बोले कि मैं तेरे को पहली बार बोला था कि मेरे को अब खाना नहीं खाना है किसी के हाथ का, मतलब तुम आई तो तुम पकाना। तो फिर उस दिन से समझ में आया कि मतलब वो फिर बाद में बोलने के बाद फिर वो खाना खाए तो उस समय लगा कि हाँ ये मेरे को
मतलब सबक भी बताए कि तुमको बनाना है, और खाना भी खा के मेरे को खुश किए। मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा गायत्री परिवार से हाँ। जुड़े थे और उन कार्यक्रमों में यज्ञ में हाँ। ऐसा काम करते थे, उसमें हाँ। कुछ आपको इन्वॉल्व करते थे? हाँ, हर जगह मुझे साथ में लेके चलते थे, अच्छा। कभी अकेले नहीं छोड़े, सब जगह मुझे साथ में लेके चलते थे और दोनों साथ साथ करते थे सभी काम। जी। आप जब आए तभी से गायत्री परिवार का काम होता था या बाद में नहीं, शुरू एक किया साल था? के बाद हुआ भैया, एक साल के बाद। तो ये बताएं फिर जब ये सब में तो पहली बार बाबा जी से आपका मिलना कब हुआ और कैसा लगा? बाबा जी से तो मैं और भैया जी मतलब श्रीमान जी साथ में ही मिले। हमको राजेंद्र महाराज जी मिला है बाबा जी से, और वो भी बाबा जी से पहला मुलाकात, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो नाड़ी दिखाने के उसमें गए थे हम लोग, भिलाई गए थे नरेंद्र मिश्रा जी के यहाँ जी। वहाँ से बाबा जी का पहले मुलाकात हुई, और बाबा जी बोले बेटा जी तुम्हारी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, दवाई खाओ। तो मैंने दवाई भी लेके आया, और बहुत महंगा दवाई था, तो मेरे मन में सोची भी बाप रे कितना महंगा दवाई है, और फिर खाई तो मेरे को सूट भी नहीं किया, लेकिन बाबा जी से फोन से पूछे और बोले ऐसे ऐसे खाओ तो ठीक होगा, तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हुआ। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा जी से परिचय बढ़ते गया, सानिध्य मिलता रहा, तो बाबा जी क्या चीज है उस समय समझ में आया कि बाबा जी कितने बड़े चीज हैं। दवाई और पैसा कोई माने नहीं रखता उनके सामने। जी। धीरे धीरे ये कब की बात है? कितने शादी के कितने साल बाद की बात होगी? 75-86 में आपकी शादी हुई? हाँ, शादी के 6-7 साल के बाद। 6-7 साल, 92-93 की हाँ, बात है। 92, हाँ। तब आप पहली बार मिले, हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, तो और पहला शिविर भैया के साथ कब किया आपने? भैया क्योंकि भैया अपने साथ में भैया के साथ तो बाद में किए हैं भैया। अच्छा। पहले तो बाबा जी का शिविर एक बार आवरी में हुआ था। अच्छा। आवरी में हुआ तो भैया जी मेरे को, बाबा जी को और गोपाल बेटा जी को गाड़ी में लेके आवरी छोड़ के आए थे। अच्छा। हाँ। तो पहले आपने किया शिविर? हाँ। अच्छा, तो हाँ, कैसा बाबा जी से तो उस समय ना बाबा जी का भाषा बहुत कठिन था। हाँ। तो सब शिविर करते थे गांव के लोग, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था जी। तो मैं दिन भर ये करती रहती तो अपने आप को ना बहुत गिल्टी महसूस करती थी। मैं हाँ तो बोल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी। लेकिन जब बाबा जी पूछते थे हाँ बेटा समझ में आया बोलो, तो कोई बोल नहीं पाता था। तब मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे संबंध में मतलब समझ में आया था जी। कि अगर हम संबंध की पहचान हो पाती है, उसका निर्वाह करते हैं तो सुखी होते हैं। ये सब मेरे को समझ में आया। क्या बात। तो उसके बाद तो बाबा जी मैंने सुना है आपके यहाँ लगातार आते हैं। समता कॉलोनी में जब आप रहते थे, तो कब से आना शुरू हुआ आपके पास में? ऐसे कोई संस्मरण बाबा जी के आप सुनाइए, जब बाबा जी का आना शुरू हुआ और आपको उनसे बातचीत करके। बाबा जी से ऐसे बार बार हमारा परिवार का और ये सब मिलना होता रहता था। सन भैया वही आप जैसे आप 2000 के आसपास। हाँ, 2000 के आसपास से सब बाबा जी का ऐसे बार बार मिलना होता था। फिर एक समय ऐसे हुआ कि बाबा जी का शिविर हुआ हमारे घर पे। अच्छा। साधन भैया जी भी आए थे साथ में, साधन भैया और बाबा जी का शिविर हुआ जी। तो हम लोग उस समय पूरे परिवार, अनीता दीदी लोग, सोम भैया, दियार भैया, ये लोग सारा परिवार सहित हमारे घर में बैठते थे, शिविर करते थे। और फिर जब ब्रेक होता था तो फटाफट खाना भी बनाते थे, सबको खिलाते भी थे, शिविर भी करते थे। और बाबा जी का इस तरह हमारे यहाँ शिविर हुआ था। तो बाबा जी पूछते हैं हाँ बेटा समझ में आया? हाँ तुम काम करोगी ना आगे जाके? बोले हाँ बाबा जी करेंगे। लेकिन उस समय इतना कोई ज्यादा लेकिन ठीक थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। तो तब से बाबा जी का, फिर रण सिंह भैया का हुआ, फिर डॉक्टर ओम तिवारी जी का हुआ, इस तरह। हाँ, तो ये सब 2000 के पहले की बात है। 2000 के पहले। हाँ, 2000 पहले। तो ये सबका शिविर हमारे घर पे हुआ है। ओम तिवारी जी का, रण सिंह भैया जी का, बाबा जी का। इनफैक्ट आपने जो आवड़ी का शिविर किया होगा, मेरा अनुमान है वो 1993-94 कुछ होना चाहिए। ऐसे कुछ भैया मेरे को सन ज्यादा याद नहीं रहता। हाँ, कोई बात नहीं भाभी। जैसे आपने बताया ना कि दवाई लेने गए थे और उसके बाद ही फिर शिविर चले गए। हाँ, उसके बाद शिविर है ना, ऐसे ही हुआ होगा। तो 93-94 से ही होना चाहिए। और बाबा जी का ना उस समय बहुत स्नेह देखती थी भैया। हाँ। इतना नहीं हो तो बाबा जी जैसे पिता बेटी को लाड़ करते हैं ना, इस तरह रखे थे। अच्छा।
इस तरह प्यार करते थे। गोपाल को भी खूब प्यार करते थे। और आवरी से जब शिविर में लौटे तो हम लोग बस में भी दोनों साथ में आए, बाबा जी और मैं। अच्छा। हाँ, बस में लौटे हम दोनों। कहाँ के लिए? आवरी का शिविर खत्म हुआ, शिविर के बाद मैं, बाबा जी और गोपाल तीनों रायपुर लौटे। रायपुर लौटे। रायपुर लौटे। तो बाबा जी मेरे को पूछे, बेटा पैसा रखी हो ना? तो मेरे मन में थोड़ा लगा कि बाबा जी ऐसे कैसे पूछ रहे, पैसा रखी है क्या? लेकिन उस समय मुझे नहीं समझ में आया। जब बस का किराया दी हम सबका, तब समझ में आया कि बाबा जी कितने मतलब ये है कि वो ऐसे बिंदास चलते थे। हाँ, मतलब इसीलिए पूछे कि पैसा है कि नहीं, किराया देना है। हाँ, हाँ। तो आपने दिया किराया फिर? हाँ, दी किराया। फिर हम लोग उतरे बस स्टैंड पे। फिर तो मैं कहाँ गए फिर बाबा जी? जैसे बाबा रायपुर आ जी गए? पुरानी जी के घर गए और मैं अपने घर समता कॉलोनी आया। अच्छा। तो ये बताइए, जैसे बाबा जी आपके घर आते ही रहे 93 वो हाँ, रायपुर हाँ, से आए, हाँ। तो आपकी बातचीत हुई बाबा जी से? कई बार हुई होगी। हाँ, बाबा जी से इस तरह गहरा तो चर्चा नहीं होती थी, लेकिन बाबा जी बेटा समझोगे ना, बार बार पूछते थे। तो मैं बोली हाँ बाबा जी समझेंगे। करोगे ना? हमने हाँ करूँगी। बस ऐसे, हाँ बेटा तुम खूब अच्छी हो, तुम पार पा जाओगे। हाँ बेटा, ऐसे करते थे। और फिर हम लोग ज्यादा करके बाबा जी आने से बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता था, तो हम लोग तो भैया सेवा में लगे रहते। हाँ, खाना पीना ये सब में। तो जैसे वो बाबा जी लोगों से बात करते थे, हाँ, आप कोई कानों में बातें हाँ, करती हाँ, रहती होंगी, हाँ, हाँ, आता था। डांटते भी थे, प्यार हाँ, भी करते थे, तो हाँ। बाबा जी का व्यवहार आपको कैसा लगता था लोगों के साथ और आपके साथ? मेरे साथ तो भैया मेरे को ऐसे लगता कि पिता के जैसे मेरे साथ वो था उनका। जी। जैसे छोटी में भी आते थे तो दिन भर देखते थे कि बिटिया बहुत सर, तो सुबह कॉफी पीते थे तो मेरे को उठाते नहीं थे। मतलब बिटिया को सोने दो, आप नहीं उठाओ। अच्छा। हाँ, 4-5 बजे जब बाबा जी हाँ। कॉफी पीते तो मेरे को नहीं उठाते थे। अच्छा, फिर कोई कैसे? उठाने से भी मना कर देते थे, बिटिया को नहीं उठाओ। अच्छा, कौन बनाते थे कॉफी उनके लिए? कॉफी जो सेवा में रहते थे, कभी ये बना दिए, कभी रविकांत, कभी श्री राम भैया, अच्छा, जो भी उस समय उपलब्ध रहते थे घर में वही लोन बना के पिलाते। आपको डिस्टर्ब? हाँ, मेरे को डिस्टर्ब, तो वो बोल रहे पिता जैसे। हाँ, हाँ। और ये भी देखते होंगे आप रात भर सबको खिलाए, क्योंकि हाँ, बोलते थे भाई जब बाबा जी आते थे और वहाँ छोटे में रुकते थे, हाँ। तो पूरा जमघट इकट्ठा हो जाता था। हाँ। हमको भी पता है नाश्ता कितनी बार आपको हाँ। किया वहाँ पे, और रात को भी। तो बाबा जी बोलते थे हाँ बेटा, मेरे को एक चीज बहुत मतलब अभी तक भी छू जाता है। रात को बोलते थे बेटा हमारे कारण तुमको बहुत मेहनत करना पड़े ना, बहुत थक जाती होगी ना। तो मेरे को तो ऐसे लगता था बाप रे, मेरी सारी थकान दूर हो गई। मतलब इतना अच्छा लगता था कि बाबा जी इतना प्यार देते थे कि कहाँ थकान। और बाबा जी आते थे तो मेरे को थकान नहीं होती थी, जी जी, बल्कि मुझे उत्सव जैसे लगता था। सही बात। बहुत उत्सव जैसे बात लगता था। बताइए फिर, जैसे आपने कहा कि इतना स्नेह पिता की तरह प्रेम करते थे आपको। मुझे तो ऐसा ध्यान है कि जब मैंने शिविर किया पहला, हाँ, अंजनी भैया का ही किया मरकंटक में, हाँ, हाँ, है ना, और आपने चौथे या 5वें दिन मुरलियों की जब बात हो रही थी अंजनी भैया ने, हाँ, तो भैया ने आपको बुलाया और आपने लिख के सारे मूल्य समझाए थे। हाँ, तो वो मूल्य आपने समझे, है ना। और तो बाबा जी के व्यवहार में कैसे देखते थे? और जैसे एक तो स्नेह पिता की तरह वात्सल्य के भाव को देखा, और भी आपने बाबा जी के साथ रहते हुए मतलब बाबा जी में ना जो न्याय, जैसे हम हाँ, कहते न्याय, हैं, हमेशा न्याय देखी। हाँ, मतलब कैसे देखे आपने न्याय? मतलब हर जगह व्यवहार में भी देखी, और जो भोजन कर परोसते समय भी। कैसे देखा आपने वो? जैसे मैं उनके लिए कुछ लेके गई तो वो कभी खाते नहीं थे, पहले सबके लिए लाओ फिर खाएंगे। तो इस जगह भी मैं देखी। और दूसरे जगह ना वो कभी किसी को मतलब दुखी हो जाए इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, हाँ, जो ज्यादा मतलब जिसकी स्थिति है सुनने लायक, हाँ, उसको बोल डांटते थे। अच्छा। मतलब वो पचा पाए। हाँ, जो पचा नहीं पाता था उसको नहीं बोलते थे। जैसे मैं पचा नहीं पाऊंगी तो मेरे को, मैं बोली बाबा जी आप सबको डांटते हो, मेरे को क्यों नहीं डांटते हो? अच्छा। बेटा तुम्हारा ना मेक नहीं है डांट सुनने लायक। अपने से। पर इस बात को लेके जैसे कभी आप उनके लिए खाना लेके आई और उनके लिए नहीं लाई, इस बात पे भी कभी बस प्यार से ही बोले या डांटे भी कभी? नहीं, कभी डांटे तो नहीं। बेटा ले आओ तो मैं तुरंत ले भी आती थी। अच्छा। कुछ भी नहीं भी हो तो जुगाड़ करके ले आती थी। इस तरह का कभी नहीं हुआ कि मैं खाने किसी को दी और नहीं दी, इस तरह नहीं। बाबा जी हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि भाई नर नारी में समानता और स्त्रियों को भी समझना है, बल्कि जब विद्यालय के लिए प्रोत्साहित किया
तो सबको बोले कि भाई अपना स्वावलंबन के लिए काम करो, आपको भी बोले ऐसा? हाँ, हम लोग का बोले थे भी बाबा जी जी। जी बाबा जी बोले थे और हम दोनों को तो जब हम अछोटी में रहे तब घर का खर्चे के लिए हम यहीं से ले जाते थे, रायपुर से। जी एक समय आया कि घर की स्थिति नहीं थी जी। ठीक, तो बाबा जी हमको तुरंत मना कर दिए थे, बेटा जी अब घर से नहीं लेना पैसा, आप अपना स्वावलंबन करके अपना जियो। तो हमने दोनों जन खेती और लहंगा दे रखे थे जो जमीन हाँ, था, हाँ। तो बोले इससे कमाओ और अपना रोजी रोटी चलाओ ऐसे अच्छा, करके। हाँ। आपको रंजनी भैया को ऐसा? हाँ। मैंने देखा है आज भी आप छोटी में कुछ सब्जी और कुछ करते हैं, तो आप अपना और कैसे आपने जो उसको स्वावलंबन के लिए और क्या क्या करते हो आप? स्वावलंबन के लिए तो भैया बहुत सारा है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा घुसना नहीं चाहती हूँ। अच्छा जितना है उसको करती हूँ ताकि इसमें मेरी खुशहाली बना रहे जी और संस्थान से जुड़ी रहूँ, बार बार संस्थान कुछ ना कुछ जाने के लिए जी वो चाहिए ना भैया। सही बात है, हाँ। तो उस बहाने मेरा संस्थान जाना आना रहता है। नहीं, आपका गुड़ तो बहुत बढ़िया लगता है हमको, हाँ, हमेशा गुड़ वो की- काला काला और नहीं खाने में बहुत बढ़िया लगता है। गुड़ बनवाती हो आप, हाँ है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, गुड़ चिक्की सब बनवाती हाँ, हूँ। सब बनवाती हैं, समृद्धि में मिलता है वो। हाँ, जी और पहले क्या क्या वहाँ की उत्पादन और व्यवस्था किया? बनी रहे, जो घर है हाँ अम्बा दीदी आते हैं, हाँ। तो मेरा जो एक व्यवस्था वहाँ बनी बने रहे, रहे वहाँ पे घर तो पे। उससे क्या होता है कि मेरा जाना आना लगा रहता है। व्यवस्था दीदी आती है तो हम आराम से रुक जाते हैं, जी कभी जाना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। श्याम भैया और- कुछ पूछ रहे थे? और कुछ उससे नहीं, मेरा आप- एक मनोबल जी। बना रहता है भैया। और एक ये भी रहता है कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी नहीं भी हुआ तो भाई अपन खेती करें तो खाने पीने का हमारे पास ढेर सारे वस्तु है। भैया कुछ पूछ रहे थे? पहले और क्या क्या उत्पादन आपने किया है? जैसे बाबा जी ने कहा होगा आपको कि ऐसा जीना है, तो क्या पहले क्या तो मैं शुरुआत में बाबा जी सब्जी उगाए थोड़ा थोड़ा, तो बाबा जी को दिखाई तो बाबा जी बोले बहुत अच्छा बेटा, तुम और करो और करो। तो बाबा जी इस तरह ना उत्साहवर्धन करते गए और धीरे धीरे मेरा बढ़ते गया। और फिर मैं अपना जैसे खाने के लिए धान चावल उगा लिए, गेहूँ उगा लिए, चना, हल्दी, इस तरह सरसों, सब्जियां और गुड़ का मेरे को शुरू से गुड़ बनाने का एक शौक था, तो मैं धीरे धीरे ना बाजार से वो गन्ना का रस ला के थोड़ा घर में बनाई, तो वो ठीक नहीं बना। तो ऐसे बार बार प्रोसेसिंग करने से ना वो एक समय ऐसे आया कि ठीक हो गया। तो उस समय माता जी भी आती थी बाबा जी के साथ, तो माता जी फिर साथ में 2-2 महीना माता जी के साथ रहने का मौका मिला। तो फिर माता जी से पूजा करा के वहाँ से फिर हम लोग गुड़ का शुरू किए। तो फिर वो गुड़ धीरे धीरे अच्छा बनते गया और फिर अब चल ही रहा वो। और मेरा तो मन है कि बेटा ये बाबा जी की माता जी के सामने शुरू हुआ, तो मैं गोपाल बेटा जी को बोलती हूँ, बेटा तुम अपना बिजनेस करो, ये गुड़ वाला काम मम्मी का ना आप लोग करना। ये भी मैं बोलती हूँ। तो ये तो आप करते रहे और लहंगा में भी आपने भैया के साथ उत्पादन किया। हाँ, तो भाभी एक बात बताइए, जैसे भैया और आप तो पूरी तरह संस्थान में और इस मध्यस्थ दर्शन के जी प्रचार प्रसार में बाबा जी को है ना वहाँ पे आप ही के घर पे आके छुट्टी में रुकना जी, ये सब, और भैया जी का जो आपको स्मरण में आए कि आप दोनों ने मिलके और आपका भी और भैया जी का भी क्या प्रचार प्रसार में कैसा योगदान देखते हो आप? अपना भी बता सकते हैं, भैया का भी बता सकते भैया हैं। का तो भैया प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। जी आपके सुनेंगे तो थोड़ा हाँ, और लोगों को भी भैया पता का चलेगा। जो प्रचार प्रसार में योगदान था हम्म। और उनमें जो अपनापन था ना, हाँ वो तो वो अपनापन सबको जोड़ लेता था। जी भले ही वो शिविर लेते थे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन शिविर ले ना ले वो अलग मुद्दा है। जी लोगों इनमें जो व्यवहार था ना, व्यवहार में सबको न्याय पूर्वक जीना, मतलब सबको अपना बना लेना, अपना पराया उनमें कम था। जी तो वो लोगों को बहुत खींच लाता था कि अंजनी भैया के पास जाना है। और इनको ऐसे कभी खाने का कि कपड़े का कि पैसे का कभी मैंने उसके प्रति खिंचाव या लगाव नहीं देखा। और बाबा जी भी इनको बहुत ज्यादा अपने साथ रखते थे। मतलब एक बार ऐसे हुआ कि बाबा जी का कुछ ऑपरेशन होने वाला था, जी इनका शिविर था, हम्म, तो बाबा जी बोले अंजनी तुम ये शिविर नहीं करोगे, तुम नहीं लोगे और किसी को दे दो, तुम हमारे साथ हॉस्पिटल में रहोगे।
कहीं भी जाना है तो बस अंजनी के साथ चलना। अंजनी मतलब इनको बाबा जी खूब आप ही लोगों भी देखे हैं भैया। हमने देखा है भाभी जी। हाँ। पहले गणेश वर्मा भैया तो बाद में लाते थे, छोटे से हाँ। लाना ले जाना। ये पहले बीमार होने के बाद हाँ, हाँ। जब ये बीमार हुए पहले तो अंजनी भैया ही उनको लाने जाते, फिर उससे पहले मंजीत भैया या उनके साथ भैया ये सब। और संस्थान को खड़ा करने में तो अंजनी भैया का और आपका योगदान है ही, है ना। मंजीत भैया और आप पहले आने वाले लोगों में से हैं। तो कैसे आपको लगा जब आप पहली बार, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो कैसे शुरुआत हुई उसका बताएं थोड़ा संस्थान की। भैया ने आपसे क्या बोला और आप कैसे तैयार हुए? भैया संस्थान शुरू होने के पहले हम लोग एक भटगांव में रहते थे। जी जी। भटगांव में रहते थे और वो दर्शन से तब बढ़िया शिविर उविर हो गया था सब, तो वहीं भटगांव में रहते थे और हम लोग वहाँ शुरुआत किए थे भैया जीवन विद्या का। तो हम लोग गांव में जाना और इस तरह थोड़ा थोड़ा चालू कर दिए थे। और वहाँ हमारा जो घर था फूस का घर था, दरवाजा ऐसे लगा था कि एक लात कोई मारे तो दरवाजा खुला। और कोई मतलब दो गांव के बीच में था, उस समय मोबाइल भी नहीं आया था, बाद में आया था। बिजली था, मोबाइल बस उसके बाद आया है भैया, उसी समय आया है। तो वहीं भटगांव में मैं और भैया रहे, उसमें सोम भैया BR भैया सब थे, लेकिन रहना मेरा और मेरे इनके था। तो वहीं से हमारा गौशाला शुरू हुआ भैया। वो गौशाला फिर अछोटी आया है। अच्छा, तो अछोटी में जब शुरू हुआ तब भी आप और भटगांव में बाबा जी भी आके एक दो रात रुके हैं वहाँ। अच्छा, क्लास उलास लिए हैं। हाँ। कितने समय रहे आप लोग भटगांव में? भटगांव में हम लोग भैया ऐसे तो 2-3 साल था, लेकिन एकदम प्रॉपरली रहना हुआ जैसे 8-10 दिन वहाँ रह लिए, फिर घर आ गए क्योंकि बच्चा भी यहीं था। तो इस तरह देखेंगे तो कंटिन्यू अगर रहे तो 6 महीना रहे, बाकी ऐसे 2 साल में 6 महीना रहे हम। किधर पड़ता है ये भटगांव? ये माना कैंप है ना भैया, उधर धमतेरी रोड में जो है। क्या सोच करके आप लोग रायपुर से गए थे वहाँ? जीवन विद्या के लिए ही या हाँ, जीवन विद्या के लिए गए थे भैया। अच्छा, पहला संस्थान का वही था भाई। जो हम सब शिविर के तो ऐसे लगा ना सभी को, खाली बोलने से तो नहीं होगा, उसके लिए एक जीता जागता प्रमाण के रूप में एक प्रस्तुत स्थान चाहिए। तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ गए थे। अच्छा। लेकिन वो जमीन का पुण्य नहीं होगा भैया, फिर वापस राजेंद्र महाराज जी के इसमें हम लोग, राजेंद्र महाराज जी अभिनय संस्थान का जमीन का चयन किए हैं। अच्छा। हाँ, अब बाबा जी का मार्गदर्शन, राजेंद्र महाराज जी के दोनों के उसमें आज अभिनय संस्थान खड़ा है भैया। जी जी। अछोटी के कुछ शुरुआती दिनों के एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप लोग शुरू में ही गए होंगे इसका मतलब रहने के लिए वहाँ पर। हाँ। तो कैसा क्या रहा था, कैसे आप लोगों को लगता था? भैया खाली जंगल था, वो बड़े बड़े नीलगिरी झाड़ थे, कोई थे नहीं। जो किचन, पुराना किचन था, बहुत छोटा सा था, और जो हॉल नंबर 1 था और 2 रूम था, और रहने का ऐसे कुछ भी नहीं था। तो हम लोग तो उस समय कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था, तो वहीं हम लोग बना के खिलाते थे और रात को वहीं पोछा लगा के सो जाते थे। सब भाई लोगों इधर सोते थे, हम बहनें जो भी रहते थे साथ में सब किचन में सोते थे। और इस तरह धीरे 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 ये बढ़ते गया। आपने तो इसको शुरुआत से देखा है। हाँ, और महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान था भैया, महाराज जी भी वहीं रहते थे। जी, जी। हाँ। और महाराज जी मतलब राजेंद्र महाराज? हाँ, राजेंद्र महाराज जी। हाँ, महाराज जी की बात कर रहे हैं जी भाभी। तो जैसे आपने अब कैसा लगता है, देखिए 2000 की बात है जब शुरुआत हुआ, और अब तो इतना हर रोज परिचय शिविर है ना, मतलब लगातार लोग आते जाते रहते, कैसा आपको महसूस? बहुत अच्छा लगता था भैया, ऐसे लगता है कुछ सार्थक जिंदगी जी रहे हैं। अभी जैसे मैं यहाँ हूँ रायपुर में, तो यहाँ दिन भर गैर गृहस्थी ये सब करती ना, मेरे को उतना आनंद नहीं आता है। कुछ ऐसे कुछ काम करो ना तो लगता है यहाँ आज का जिंदगी सफल रहा। ये तो चलता रहेगा। पर बाबा जी तो ऐसा कह के ही गए कि भाई परिवार व्यवस्था में तो नहीं, इसकी व्यवस्था को संभालते हुए करना भैया। हाँ हाँ, तभी तो मैं यही हूँ। तो ये भी सार्थक लगता ही है, मतलब उससे सार्थक लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पूरा जिंदगी नहीं है। हाँ, इसके साथ और भी कुछ करना है। तो आप तो शिविर लेते रहते हैं अछोटी में? हाँ, है ना? हाँ। कैसा लगता है आपको शिविर लेके? उस समय तो भैया इतना अच्छा लगता है, बस लगता है कि बस ऐसे लेते रहो, उस दुनिया में डूबे रहो।
में कुछ और बात? छोटी के अलावा आप दूसरी जगहों पे भी जाके कहीं कहीं शिविर लेती रही हैं। मैं तो पोस्टर देखा हूँ, थोड़ा बताएंगे कि कहाँ कहाँ गए हैं? छोटी में रहते तो हम लोग विद्यालय में एक काम किए, मुरमुंदा विद्यालय है, तो वहाँ हम लोग बच्चों के साथ काम किए भैया शुरू में। तो वहाँ बच्चों के साथ काम किए तो बच्चों लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ के टीचर लोग बोले कि हमारे पास पीरियड खाली नहीं है तो हम नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों से बात किए तो बोले आपके स्कूल शुरू होने के पहले आप लोग आ सकते हो क्या? तो वहाँ के जो हेडमास्टर थे, जो KR साहू ना, KR साहू है ना, अब मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। KR साहू है। ये जो NCERT के तो KK साहू है, ये KR साहू है। वो काफी सपोर्ट किए, तो वो हमको चाबी भी दे देते थे कमरा उमरा खोलने के लिए। तो बच्चे लोग हम आधा पौन घंटा पहले स्कूल आ जाते थे। तैयार हो गए बच्चे आने के लिए? हाँ, आते थे और हम लोग करते थे भैया, और बहुत अच्छा रहा वो, मतलब वो स्कूल में बहुत अच्छा रहा। और जब कलेक्टर को मालूम पड़ा ना कि यहाँ जीवन विद्या का हो रहा है, तो बाबा जी किसी में बोले भी हैं इसको, मैं सुनी हूँ। तो कलेक्टर आया तो बोले यहाँ जी, मैं तो पूछे बच्चों को यहाँ तुमको क्या सिखाया जा रहा है? तो बच्चे बोले हमको बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, और बोले यहाँ न्याय सिखाया जा रहा है। कलेक्टर को बोले न्याय क्या चीज होता है? तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको आंसर दिए। बोले कुछ बोले कि अगर मेरे घर का कचरा मैं अगर बाहर खींच रहा हूँ तो मैं पड़ोसी के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कुछ, मतलब न्याय मतलब उभय तृप्ति है, इस तरह के बहुत अच्छा। तो कलेक्टर बहुत खुश हो रहे थे, और वहाँ ना एक अच्छा वातावरण बन गया था। फिर समय के अनुसार परिवर्तन है, तो भैया बीमार हो गए, फिर हम मतलब इस तरह भी चेंज हो रहे, तो वहाँ बहुत अच्छा। फिर हम अपना स्कूल खुल गया तो हम लोग उधर डाइवर्ट हो गए, अभिभावक विद्यालय में। अर्चना दीदी ने मुझे सुनाया था मुरमुंदा के उसके बारे में। हाँ, वहाँ गांव में शिविर भी लिए थे हम लोग, मुरमुंदा गांव में। लेकिन बस वही है ना भैया कि जो भी काम करो कंटिन्यू लगे रहो तो उसका रिजल्ट मिलता है, तो वो हम लोग कंटिन्यू वहाँ नहीं कर पाए भैया। कोई बात नहीं। तो भाभी एक बात बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि जब अभिभावक विद्यालय की शुरुआत हुई, तो आप तब से उसमें रही और बाबा जी उसमें खूब इंटरेस्ट लेते रहे। तो ऐसे कोई संस्मरण जो बाबा जी विद्यालय को लेके आपके साथ में या आपके उपस्थिति में हुए और आपको कुछ याद आ रहे हैं? बाबा जी मुझे बोलते थे बेटा तुम जाती हो कि नहीं? हाँ बाबा जी जाती, हाँ ठीक, बस इतना ही बोलते थे। बाकी बाबा जी ऐसे मेरे को कोई चीज का ऐसे वो नहीं बोलते, बाकी नहीं जान बोलते थे तुमको हर जगह जाना है। मेरे को आज तक वो चीज समझ में नहीं आया, यहाँ तुम गई कि नहीं, तुमको बोला हो ना जाना है, तुम शिविर लेती हो कि नहीं जी, तुम ये लेती हो कि नहीं? बोले हर जगह मेरे को बोलते तुम सब जगह ये करा। आज तक मुझे वो नहीं समझ में आया भैया बाबा जी क्यों मुझे ऐसे बोलते थे। वो सबको आगे बढ़ाना चाहते थे। हाँ, सबके जागृति देखिए। लेकिन हर जगह बाबा जी भी साथ में मेरे को लेके जाते थे, मैं नहीं भी जाऊंगी बोले नहीं तुमको चलना है। तो एक बात बताइए भाभी जी, बाबा जी का और जीवन विद्या मध्य दर्शन का आप मुख्य संदेश कैसे देखती हो? अगर सबके लिए बताना चाहो कि बाबा जी लोगों को क्या सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे? बाबा जी तो भैया एक ही चीज मेरे को जो लग रहा है कि समझदारी को स्थापित करना चाहते थे। जी जी। अगर समझदारी हो जाए तो परिवार में भी जो बोले ना कि जो मानव लक्ष्य है, समाधान समृद्धि, अगर समझदारी होता है तो आदमी ईमानदारी पूर्वक जीता है, जिम्मेदारी फिर भागीदारी भी करता है। तो समझदारी को स्थापित करना चाहते थे हर जगह, चाहे हर प्रत्येक मानव में। अभी आप कुछ और पूछना चाहेंगे भाभी से? हाँ, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि मतलब जैसे आपने मुरमुंदा का बताया कि आपने वहाँ पे भागीदारी करी, ऐसा छोटी के अलावा और कहाँ कहाँ आपने शिविर लेने का काम किया है, किन किन जगह पर? हम लोग भैया के साथ जो बोडरा गांव है, कपालपुरी को बाबा जी कंचनपुर वाले वहाँ, औरी, ये सब अभी भी औरी में बुलावा आया तो फिर कैंसिल हो गया। आप तो ज्ञान यज्ञ भी करते रहे ना बोडरा में? तो बोडरा में जो परिवार मिलके व्यवस्था कर रहे हैं, मैंने देखा है कई बार आपका ज्ञान यज्ञ वहाँ करते हैं फरवरी में। हाँ, उसमें जाते हैं ना, अम्बा दीदी भी जाती है। हाँ, आप भी जाते हैं। जीवन विद्या प्रवचन रखते हैं वो लोग हर साल। तो वहाँ के गांव के लोग तो पढ़े लिखे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं जी। तो वहाँ प्रवचन के द्वारा पूरा विद्या को रखा जाता है 2 दिन तक। अच्छा, कुछ संस्मरण सुनाइए, उसको कैसा रहता है उसका? आप लोग बात करते हैं गांव के लोगों से? बात करते हैं तो भैया सब अच्छा, लेकिन वहाँ ना जो परिवार मिलके कर रहे हैं ना भैया, वो परिवारों में काफी अच्छा तालमेल है।
और जो 5 आयाम है उस 5 आयाम में उन्होंने काम कर रहे हैं भैया। जो ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं ना कि अपनी श्रम पूर्वक जीना और व्यवस्था में भागीदारी करना, तो वहाँ वो दिख रहा है भैया। अभी के पूरा तो नहीं है लेकिन आगे जाके हो जाएगा, ऐसे एक संभावना दिख रहा है भैया। और वो लोग लगे रहते हैं और किसी से इस तरह का कोई कार्यक्रम होता तो चंदा या कुछ लेते हैं, ऐसे नहीं, अपने सब मिल के जो भाई लोग हैं अपना उसी से पूरे कार्यक्रम को करते हैं। और कोई सहयोग राशि दिया तो वो ले लेते हैं, ना नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे किसी से मांग के काम करना नहीं। तो वहाँ अच्छा वातावरण है भैया और बच्चों में भी हो जा रहा है। मतलब वहाँ गांव के जो परिवार हैं उनके बच्चे भी दर्शन से जुड़े हैं। जैसे मानव तीर्थ में कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे अपने छोटी में हैं, लोकेश्वरी बेटा जी में। तो इस तरह ना सब मतलब और जो आपको जैसे आप बताए राजन महाराज की वो लाइन बनाते हैं, उसको फिर से थोड़ा सा बताइए। तो भैया हमेशा 2 लाइन बना के रखते थे भैया जी। बोलते थे बेटा मतलब मीना हमको बड़ा बन के रहना है, उदारता पूर्वक रहेंगे तब जाके संस्थान खड़ा होगा। चाहे लोग 1000 गलती करें, हमको गलती को नहीं देखना है और हमको उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करना है और अपन को भी बड़पन लाना है जी। तो ये हमेशा मैं उनके अंदर देखती थी और मेरे को भी मतलब उसमें वो पुश करते रहते थे जी। तो आज जो संस्थान में भैया खड़ा हुआ तो आके में ना इनका बहुत बड़ा मतलब वो है। हर वैरायटी के लोग तो आते ही थे, सबका मानसिकता तो एक जैसा नहीं रहता है, तो सबको पचाते थे भैया, वो बहुत पचाते थे। अभी जैसे मैंने कहा, मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी मुझे ध्यान है जब मैंने 2010 में अमरकंटक में क्या आप और अंजनी भैया नहीं लिया था, आपने मूल्य को लिया था, मुझे आज भी याद है। हाँ। बोर्ड पे चौक से लिख के समझाया था। तो भाभी आपका परिवार का तो पूरे का योगदान है ही बाबा जी के जीवन में व्यक्तिगत उनको लाना, और जहाँ संस्थान आप पहुँचा है पूरी टीम के, लेकिन शुरुआत में आप पहुँचे इसके लिए तो हम आभारी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं। और आप ऐसे ही उपकार करते रहें, है ना। हमको बहुत बढ़िया लगा भाभी। कुछ भी आप फिर से अगर कहेंगे तो हम फिर से एक बाबा जी बोलते थे बेटा जी, हमेशा ये चीज बोलते थे कि बेटा पवित्रता से जीना जी, पवित्रता ही आगे बढ़ाता है जी। तो वो शब्द मेरे को आज तक छुआ कि हमको पवित्रता से जीना है, कोई चीज का लालच या ये सब नहीं करना। जैसे अपन कभी कोई चीज में प्रलोभन ये सब में हमको जाना ही नहीं, है ना। तो वो चीज मेरे को आज तक छूता है भैया, हमको कोई चीज छूना नहीं है। जी जी। पवित्रता से जीना है बेटा, और मतलब हर चीज में दया का भाव बना रहना चाहिए। अपन जैसे इरिटेट हो जाते हैं या विरोध करते हैं या कुछ भी करते हैं तो नहीं करना है। अभी आप अभिभावक विद्यालय में भी मैंने सुना है कि भागीदारी करती हैं जी। क्या भागीदारी अभी आपकी है वहाँ पर? वहाँ तो भागीदारी में मैं भैया वीकली 3 डेज जाती हूँ जी, और वो मैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा पढ़ाती हूँ, और साथ में जब भी कोई क्लास में कोई टीचर नहीं है तो वहाँ जाके जो भी मैथ्स हो ये सब देती हूँ भैया। कभी बाबा जी से आपकी बात हुई थी इस विद्यालय के संदर्भ में? हाँ, बाबा जी तो ऐसे पर्सनल नहीं बात हुई, बाकी बाबा जी का हम लोग का ग्रुप पूरा, बाबा जी 3 महीने में एक बार आते थे। हाँ बता दीजिए। 3 महीने में एक बार आते थे तो हम सब बहनें मिलके चर्चा करते थे। तो बाबा जी विद्यालय के बारे में यही बोलते थे, बेटा दर्शन अच्छे से समझ लो नहीं तो उखड़ जाओगे, क्योंकि एक एक बच्चा बागी है। अच्छा, अगर नहीं समझ पाओगे उनको तो उखाड़ देंगे तुमको, उनको संतुष्टि नहीं करो। तो इसीलिए 6 महीने का अध्ययन शिविर करो। तब से हमारा 6 महीने अध्ययन शिविर हुआ। तो हर अध्यापिका जी, हम लोग एक साथ तो नहीं करते थे, इस साल हम कर लिए, अगले साल दूसरे टीचर, ऐसे विद्यालय भी चलता रहा और हम लोग अध्ययन शिविर करते रहे, और इस तरह विद्यालय चल रहा है भैया। आप सभी बहनों के साथ आप भी जाती थी उस चर्चा में बाबा जी के साथ? हाँ, नहीं बाबा जी छोटी आते थे तब। कुछ और अच्छा संस्मरण आपको याद आता हो बाबा जी का? जैसे अभी भी बाबा जी आपको अलग अलग जगह याद आते ही होंगे। हाँ, क्या क्या संस्मरण घटनाएं आपको? और 2 चीज मैं देखी हूँ भैया। एक तो बाबा जी जो प्रेम बोलते हैं ना,
प्रेम मूल्य वो बाबा जी की आंखों में दिखता था भैया। जी। और मतलब आंखों में दिखता था वो, मतलब बाबा जी जो प्रेम बोलते हैं ना, प्रेम मतलब अपना पराया, और वो चीज ना एक झलक मुझे वहाँ भी मिला। मतलब देखी, एक तो बाबा जी माता जी का जो वो था ना, वो मेरे को एक झलक था जब हम लोग माता जी को लेके आ रहे थे अमरकंटक से छोटी, तो बाबा जी हम सबको अपने हाथ से तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, सारा सामान रखवाना। मतलब बाबा जी इतने बड़े, और किस तरह सब इस तरह भैया हम सबको सीट ये कह रहे कि तुमको यहाँ बैठना, तुमको यहाँ बैठना, माता जी को यहाँ बैठना, सामान सब रखवाना। और बाबा जी माता जी का जो ये देखी थी उस समय, वो अभी तक झूलता कि कितना गहरा पति पत्नी का जो संबंध है प्रेम वाला, वो बाबा जी माता जी में देखी भैया। और माता जी बाबा जी को बिना साष्टांग प्रणाम के वो कहीं से जाती नहीं थी। और जब अस्वस्थ थी माता जी का पाँव नहीं, तो बाबा जी हमेशा अपना पाँव लाके बाबा जी माता जी के पास रखते थे, हमारा पाँव आपके पास। तो कितना गहरा प्रेम था भैया वो। और दूसरी बात, मैं और ये अमरकंटक गए हुए थे बाबा जी के घर पे, तो हम बाबा जी के पास बैठे थे और कोई एक व्यक्ति आया, तो हम लोग उठे और तुरंत उनको मतलब बाबा जी हमको बोले और इस तरह से, तो वो व्यक्ति पहचान नहीं पाया कि ये इनके बेटा बहू है कि दूसरे लोग हैं। बाबा जी का व्यवहार जो हमारे साथ था, वो पूछे आपके बेटा बहू है क्या, तो बाबा जी बोले हाँ। तो बाबा जी का जो बोले ना कि अपना पराय से मुक्त जो दिव्य माना का, वो बाबा जी में भैया दिखता था। मतलब वो कभी ऐसे नहीं दिखा कि इनको ज्यादा लाड करे, सबको ऐसा लगता था बाबा जी मेरे को ज्यादा करे, मेरे को ज्यादा करे, लेकिन देखने में बाबा जी सबको करते थे भैया वो चीज। मतलब और माता जी का भी ऐसे ही था भैया। माता जी के नाम से मुझे याद आया कि मैंने सुना है अंजनी भैया का बहुत ही गहरा रिश्ता था माता जी के साथ, तो कुछ अच्छे संस्मरण आप सुनाइए उस तरह के जो माता जी के साथ आपको लगा हो। माता जी तो भैया बहुत प्यार करती थी, और जो जिसको जो वचन देती थी उसको निर्वाह करती थी माता जी। माता जी मतलब जैसे आपको बोल दी आपके साथ भोजन करना है, चाहे आप दोपहर का शाम कर दे, तब माता जी नहीं खाती थी, आप आने के बाद आपके साथ करती थी। और उनको ना जो ममता वाला भाग है ना बाबा माता जी में बहुत था। कोई भी आता था खिला के भेजो ये कर, मतलब माता जी का बहुत ज्यादा था अपनापन। बहुत बढ़िया भाभी। माता जी का बहुत ज्यादा तो है ना। अभी तो आप अम्बा दीदी आती ही रहती हैं। हाँ। अब और जब भी अम्बा दीदी आती हैं तो आप जाते ही हैं छोटी जी से, है ना। और उस परंपरा को जो बाबा जी हैं अम्बा दीदी बढ़ा रही हैं, और आपका कंट्रीब्यूशन इसमें, कोई अम्बा दीदी के साथ की बातें आपको याद आती हो जो अच्छी लगती हो, शेयर करना चाहें? नहीं, मैं तो अम्बा दीदी को ना देखती हूँ, वो कभी थकती ही नहीं है। अच्छा, ये बात तो थकती नहीं है। यहाँ से आई उधर चली गई, उधर खाना पीना भी उनका बच्चों जैसे, ऐसे नहीं कि भैया मैं भूखी हूँ कि कुछ हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं, कंटिन्यू। और जो संबंधों का निर्वाह है ना भैया, वो अम्बा दीदी क्या जबरदस्त करती है। मैं तो देखी हूँ, बाप रे, हम तो सोचते रहते हैं। और दीदी फटाफट यहाँ से आई, वहाँ संबंधों में निर्वाह उसको करना, वो आया नहीं देखना अपने को। मतलब वहाँ से सीखने को मिलता है कि वो आएगा तो हम उसके घर जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन जब बाबा जी माता जी और अम्बा दीदी ये सबको देखती हूँ तो लगता है भैया अपने बड़प्पन में कोई आया नहीं, हमको जाना है, मिलना है, बातचीत करना है। जो संबंधों में गहरा जो निर्वाह ना जो देखी हूँ ना भैया, वो मतलब दीदी में भी वही देखी हूँ। दीदी भी सबको खिलाना, सबके लिए करना, मतलब कभी मुंह से नहीं निकलता कि मैं थक गई हूँ, कि मेरा ये दुख रहा है कि कुछ। बहुत बढ़िया दीदी। तो भाभी जी बहुत अच्छा लगा आपके पास आके और ये सब चर्चा करके, है ना। और जिस तरह से परिवार, गोपाल बेटा जी, तोबा बेटा जी, और अब तो अथर्ववेद है ना, अथर्व बेटा, यथार्थ बेटा, बहुत खुशहाली बनी रहे, है ना। ऐसी हमारी भी शुभकामनाएं। और बहुत बढ़िया लगा। सभी को नमस्कार।